चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने विषय है अरावली पर्वत श्रृंखला का, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसने इसे बचाने वालों की कह सकते हैं नींद उड़ा दी है। और ये चिंता बहुत जायज है, क्योंकि पहली नजर में ये आदेश एक सुरक्षा कवच जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी फांस साबित हो सकता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बता रहे हैं कि इस आदेश के बाद पर्यावरणविद खुश होने के बजाय और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसा क्यों? परेशानी की वजह सीधी है। कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा तय की है। एक नई परिभाषा? जी, जिसके मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हों। एक मिनट, सिर्फ 100 मीटर से ऊंची? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो छोटी पहाड़ियां हैं जो शायद 90 या 95 मीटर की हैं, वो अब कानूनी तौर पर अरावली है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस एक लाइन की वजह से दिल्ली एनसीआर की 90 से 95% अरावली पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो सकती हैं। मतलब कानूनी तौर पर अरावली को बचाने के नाम पर एक ऐसा नियम बना दिया गया जो असल में ज्यादातर अरावली को कानून के दायरे से ही बाहर कर देता है। हाँ, ये तो बचाने के भेष में विनाश का रास्ता खोलने जैसा है। यही तो इस मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। और ये उस पर्वत श्रृंखला के साथ हो रहा है जो आप सोचिए 670 मिलियन साल से जमीन पर खड़ी है। आज हम इसी उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ये 650 मिलियन साल पुरानी विरासत क्या है, इसका हमारे लिए क्या मतलब है और क्यों ये खामोशी से खत्म होती जा रही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। अरावली, जिसका संस्कृत में मतलब है चोटियों की रेखा यानी लाइन ऑफ पीक्स, ये भारत की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन श्रृंखला है। दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात तक फैली है। यहाँ पर ये जानना बहुत दिलचस्प है कि जब हम पुरानी कहते हैं तो हमारा मतलब कितना पुराना है। ये श्रृंखला हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। हिमालय से भी पुरानी? जी, कुछ भूवैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि ये तब से मौजूद है जब भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। इसने सचमुच भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल और जलवायु को आकार दिया है। स्रोतों में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। लगभग 750 मिलियन साल पहले अरावली में एक मलानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। हाँ। और कहा जाता है कि इसी घटना ने इस क्षेत्र में मल्टी सेल्युलर जीवन को जन्म देने में मदद की। मतलब ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये तो जीवन की शुरुआत की कहानी से जुड़ा है। बिल्कुल, ये एक तरह से जीवन का उद्गम स्थल रहा है और इसका असर आज तक हमारी जिंदगी पर है। दिल्ली में हम जिस रायसीना हिल की बात करते हैं, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, हाँ, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, वो इसी महान श्रृंखला का आखिरी छोर है। तो ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारी पहचान का, हमारी विरासत का एक जीता जागता हिस्सा है। ये सब सुनने के बाद तो ये यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है कि ये श्रृंखला अब गायब होने की कगार पर है। स्रोत में जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, ये आंकड़े परेशान करने के लिए काफी हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC बनाई थी। उसकी रिपोर्ट बताती है कि पिछले 50 सालों में राजस्थान की 128 अरावली पहाड़ियों में से 31 पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। एक मिनट, 31 पहाड़ियां गायब हो गईं? गायब होने से मतलब क्या है? क्या वो समतल मैदान बन गईं? ये कैसे संभव है कि पूरे के पूरे पहाड़ गायब हो जाएं? गायब होने का मतलब है कि उन्हें खोदकर, तोड़कर, बेचकर समतल कर दिया गया। सोचिए, राजस्थान की लगभग 25% अरावली श्रृंखला 25% इंसानी लालच की भेंट चढ़ गई। 1/4 हिस्सा अब मौजूद ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हरियाणा में भी तो यही हाल है ना? जी, हरियाणा सरकार की अपनी एक कमेटी की रिपोर्ट मानती है कि राज्य में अरावली श्रृंखल की लंबाई और घनत्व दोनों में भारी कमी आई है। तो सवाल यही उठता है कि जो पर्वत श्रृंखला करोड़ों सालों के प्राकृतिक थपेड़ों को झेल गई, वो पिछले 50-60 सालों में इंसानों के सामने कैसे हार गई? इस पर आने से पहले कि ये क्यों हो रहा है, ये समझना जरूरी है कि अगर अरावली नहीं रही तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। स्रोत इसे दिल्ली NCR का फेफड़ा कहते हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? नहीं, इसका पूरा वैज्ञानिक आधार है। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ये थार मरुस्थल के लिए एक दीवार का काम करती है। एक प्राकृतिक दीवार की तरह। बिल्कुल, ये पश्चिम से आने वाली धूल और रेत को रोककर उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से बचाती है। और मानसून पर भी तो इसका सीधा असर पड़ता है ना? लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ये पहाड़ अब हिमालय जितने ऊंचे तो है नहीं, तो क्या वाकई ये मानसून पर इतना बड़ा असर डाल सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इनकी ऊंचाई भले ही कम हो गई हो, लेकिन इनकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। अच्छा। ये दक्षिण पश्चिम से आने वाले मानसून के बादलों के रास्ते में पड़ते हैं और उन्हें उत्तर की ओर यानी शिमला और नैनीताल की तरफ मोड़ देते हैं। इसी वजह से हमारी गंगा, यमुना जैसी नदियों को पानी मिलता है। और सर्दियों में यही पहाड़ मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर हमें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। और पानी का जिक्र आया तो ये तो खुद कई नदियों का स्रोत है। बनास, साहिबी, लूनी, ये सब यही से निकलती हैं। और सबसे जरूरी बात, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये तो हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए लाइफलाइन जैसा होगा। बिल्कुल, ये पहाड़ एक स्पंज की तरह काम करते हैं। बारिश के पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन में पहुंचाते हैं, जिससे भूजल का स्तर बना रहता है। इतना ही नहीं, ये बायोडाइवर्सिटी का खजाना है।
20 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 300 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 120 से ज्यादा पक्षियों की किस्में, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो या दिल्ली का लेपर्ड कॉरिडोर, ये सब अरावली की ही देन है। तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो लाखों लोगों और अनगिनत जीव जंतुओं को जिंदगी देता है। सही कहा। ये सब सुनकर तो दिमाग में एक ही बात आती है कि इतनी जरूरी चीज को कोई खत्म क्यों करना चाहेगा। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या वजह है? वजह एक ही शब्द में है, लालच। स्रोत महात्मा गांधी के कथन का जिक्र करते हैं, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। और अरावली के साथ यही हो रहा है। बिल्कुल। और ये लालच किस शक्ल में सामने आ रहा है? सबसे बड़ी शक्ल है अवैध खनन। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की पत्थर, बजरी, रेत की भूख को पूरा करने के लिए अरावली को बेरहमी से नोचा जा रहा है। अवैध खनन? हाँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में 3200 से ज्यादा जगहों पर अवैध खनन चल रहा था। 3200 जगहें? ये तो कोई एक दो लोग नहीं कर सकते, ये तो एक संगठित अपराध जैसा लगता है। ये संगठित अपराधी है। सीएजी की 2018 की रिपोर्ट का दावा है कि सिर्फ 2011 से 2017 के बीच 98.87 लाख मीट्रिक टन खनिज अवैध रूप से निकाले गए। ओह। ये माइनिंग माफिया बाकायदा डायनामाइट लगाकर पूरे के पूरे पहाड़ उड़ा देते हैं। रात के अंधेरे में हजारों ट्रक पहाड़ का मलबा भरकर ले जाते हैं और सुबह तक वहाँ कुछ बचता ही नहीं। ये तो बहुत ही खतरनाक है। स्रोत में हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या का भी जिक्र है, जी, जिन्हें 2022 में खनन माफिया ने एक छापे के दौरान डंपर से कुचलकर मार दिया था। इसका मतलब है कि ये लोग इतने बेखौफ हैं कि इन्हें कानून का, पुलिस का, किसी का डर नहीं है। ये घटना दिखाती है कि ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये कानून व्यवस्था, संगठित अपराध और इंसानी जान की कीमत का भी सवाल है। जब एक पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक या एक्टिविस्ट की क्या बिसात है। सही बात। और ये सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है। एनसीआर में शहरीकरण और जमीन पर कब्जे के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। फार्म हाउस, गेटेड कॉलोनियों के नाम पर जंगल साफ किए जा रहे हैं। अगर ये सब इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो हमारी सरकारें, हमारी कानूनी व्यवस्था, ये सब इसे रोक क्यों नहीं पा रहे? क्या हमारे पास कानून नहीं है? यहाँ इसका हानि का सबसे दुखद और दिलचस्प पहलू सामने आता है। कानूनों की कोई कमी नहीं है। अच्छा। 1992 में पर्यावरण मंत्रालय का अरावली नोटिफिकेशन आया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2002, 2009, 2018 में कई आदेश दिए जो यहाँ हर तरह के खनन और गैर वन गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। समस्या इन कानूनों को लागू करने में है। तो ये इच्छा शक्ति की कमी है या कुछ और? इसे इच्छा शक्ति की कमी कहें या हितों का टकराव। सरकारों का रवैया हमेशा विरोधाभासी रहा है। एक तरफ वो पर्यावरण बचाने की बात करती हैं, दूसरी तरफ 2021 में हरियाणा सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट से राज्य की अर्थव्यवस्था का हवाला देकर खनन की अनुमति मांगी थी। और स्रोत में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, राजस्थान सरकार खनन कंपनियों से हर साल लगभग 5000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी कमाती है। 5000 करोड़? तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे तो यही है कि जिन पर बचाने की जिम्मेदारी है उनका खुद का वित्तीय हित इसके विनाश से जुड़ा हुआ है। ये तो हितों का सीधा टकराव है। बिल्कुल। जो सरकारें इससे सीधे तौर पर पैसा कमा रही हैं, वो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने में क्यों दिलचस्पी दिखाएंगी? और हरियाणा सरकार ने तो, जैसा स्रोत में बताया गया है, अरावली की परिभाषा ही बदलने की कोशिश की थी। ये गैर मुमकिन पहाड़ वाला क्या मामला है? ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, उन्होंने गैर मुमकिन पहाड़ जैसे पुराने लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का सहारा लिया। ये असल में अंग्रेजों के जमाने के जमीनी दस्तावेज हैं, जिनमें इन पहाड़ियों को खेती के लायक नहीं, यानी नॉन कल्टिवेबल के तौर पर दर्ज किया गया था। अच्छा। और इसी तकनीकी शब्द का फायदा उठाकर वो तर्क दे रहे हैं कि ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कभी पहाड़ थे ही नहीं, बस बंजर जमीन थी, ताकि वहाँ कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता खोला जा सके। एग्जैक्टली। कमाल है। मतलब इतिहास के एक दस्तावेज का इस्तेमाल करके भूगोल को ही नकारने की कोशिश। इसमें कोई हैरानी नहीं कि एक्टिविस्ट इतने चिंतित हैं। उनकी चिंता यही है कि सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की भारी कमी है। वो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की बजाय अक्सर लालच के पक्ष में खड़ी नजर आती हैं। तो इस विनाश के असल परिणाम क्या दिख रहे हैं? जमीन पर इसका क्या असर हो रहा है? असर दिखना शुरू हो गया है और वो बहुत डरावना है। सबसे पहला और बड़ा खतरा पानी की कमी का है। जैसा हमने बात की, अरावली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। अब जब पहाड़ ही नहीं रहे तो पानी रिचार्ज कैसे होगा? गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाके डार्क जोन घोषित हो चुके हैं, जहां जमीन से पानी निकालना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। और दूसरा खतरा मरुस्थलीकरण का, यानी रेगिस्तान का आगे बढ़ना। जी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक सर्वे ने दक्षिण हरियाणा में ऐसे 12 बड़े गैप यानी खाली जगह पाई हैं, जहां से पहाड़ गायब हो चुके हैं। 12 गैप्स? हाँ, ये पहाड़ एक दीवार की तरह थे, अब उस दीवार में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि थार के रेगिस्तान से उठने वाली धूल और रेत अब इन गैप्स से होकर सीधी दिल्ली एनसीआर तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रेत नहीं है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन गैप से आने वाली धूल भरी आंधियां दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कई गुना बढ़ा सकती हैं, खासकर गर्मियों में। तो इसका असर सिर्फ हमारे पानी पर नहीं, हमारी हवा की क्वालिटी पर भी सीधा पड़ रहा है। जी, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो और जहरीली हो सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, वो अवैध खनन, शहरी लालच और एक नाकाम व्यवस्था के चलते धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही है। जी,
और समाधान नए कानून बनाने में नहीं है, बल्कि जो कानून पहले से मौजूद हैं उन्हें ईमानदारी और सख्ती से लागू करने में है। विकास जरूरी है, हम सब मानते हैं, लेकिन वो पर्यावरण की लाश पर खड़ा नहीं किया जा सकता। सही कहा। करोड़ों सालों से जो अरावली हमारी जरूरतों को पूरा कर रही थी, आज वो खुद अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगा रही है। अगर हम इस आवाज को नहीं सुनेंगे तो ये सिर्फ एक गलती नहीं होगी, ये आने वाली पीढ़ियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन अरावली के मामले में हम एक ऐसी विरासत को खो रहे हैं जिसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता। आज सोचने के लिए एक विचार ये है कि जब किसी क्षेत्र का फेफड़ा और पानी का स्रोत ही खत्म हो जाएगा तो सीमेंट और कंक्रीट के उस जंगल में उस तथाकथित विकास का लाभ कौन और कैसे उठाए।